अभी तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है इस बात के लिए कि जो बजट आया है वो इस अमृत काल के प्रथम चरण में ये बजट जो है हमें दिखाता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, किस तरह से हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और उसके लिए किस तरह से हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मातृशक्ति का स्वरूप हैं हमारे वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो जैसे एक माँ घर का बजट बनाती हैं और घर को कैसे चलाना है उसका ध्यान रखती हैं, ठीक उसी तरह से उन्होंने ध्यान रखते हुए कि हमारा जो भारत है उसका बजट कैसा होना चाहिए कि सबको उसका लाभ मिले, हर परिवार के सदस्य को लाभ मिले और परिवार आगे भी कैसे बढ़े, परिवार मजबूत भी कैसे हो, तरक्की भी कैसे करे, ये भी ध्यान में रखा गया है। और जब हम ये बजट देखते हैं तो हमको सबको ये बात समझ में आती है कि जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए जो विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया गया है वो इस बजट की सबसे बढ़िया बात दिखती है, क्योंकि अगर महिला जो है वो सशक्त होंगी, अगर वो आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है लगातार तरक्की करे। नहीं, ये मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। आपको समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ जी एक एक करके सर, एक एक करके सर, अपने सांसद से पूछ रहे कितनी महंगाई। सर आप पूछिए, हम आपसे आपका जवाब देंगे सर। जवाब तो है, उन्होंने पूछा था कितनी महंगाई। हाँ सर, बात करें वो विदेश जा सकते हैं, वो सपा के प्रतिनिधि हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं? इस ऐसे कह सकते हैं कि आप किसी बात से खुश नहीं है। नहीं सर, खुश करने वाली कोई बात नहीं। देखिए सरकार, एक मिनट सर, मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मैं तो आपकी सुन रहा हूँ सर। सर एक एक करके, नहीं कभी नहीं सर, कभी नहीं सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे। नहीं, एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके सबका जवाब देता हूँ सर, एक एक करके। मैं इसलिए कहा सर, क्या होता है कि हम भी यहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या होता है कि भाषा से पकड़ में आता है ना कि ये सरकार कुछ अच्छा कर रही है। वो एक ही आदमी है जिसको समझ में नहीं आता है सरकार अगर वैक्सीन लेके आती है तो भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, वो है अखिलेश जी। वही भाषा जब मैं यहाँ आके सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके भाई समर्थक होंगे या तो उनको चाहने वाले होंगे, इसलिए मैंने कहा एक सवाल जी। नहीं, पत्रकारों भाजपाई होने गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं। हाँ जी आप जी जो है सफाई का आरोप लगाते हैं जी। हम भी किसी विशेष दल के तो हो नहीं जाएंगे। नहीं। बड़ी बात की है किसान प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है, 1,97,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है जी। क्या इसको कैसे समझाएंगे, किस तरह से कहेंगे कि हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन बजट में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय जो है दोगुनी हो गई जी। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप इसी से समझ जाएंगे कि जो किसान हैं और जिस तरह का वो पहले खेती करते थे, जिस तरह के उनके खेती का करने का जो स्टाइल था, जो वो अन्न उपजाते थे, उस अन्न का जो उनको भाव मिलता था, उसमें बदलाव लाया गया है और उसमें बताया गया है कि आप इस जगह पे और क्या कर सकते हैं। क्या होता था कि कृषि जो है वो हमारे देश का कृषि प्रधान देश है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जो है वो कृषि है। पर लोग जानकारी के अभाव में क्या करते थे कि अगर उनके पास 20 बीघा खेत है तो 20 बीघा खाली धनवा बोदा, खाली गेहूं बोदा, लेकिन आप उस गेहूं को अपने खाने के बाद जो बेचते हैं उसका आपको मूल्य कितना मिलता है वो आप समझ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने उस प्रशिक्षण के साथ साथ उनको ये बताया कि आप यहाँ पे ये भी उपजा सकते हैं,
आप यहाँ पे ये भी उपजा सकते हैं, और ये उपजाने के बाद आपको कहीं बेचने के लिए अगर भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनी। आजमगढ़ को पहले अगर आपके लखनऊ जाना होता था तो 2 दिन का समय निकालिए तो आप जाएंगे, फिर अपना काम करेंगे, फिर एक दिन आएंगे। आज आप सुबह निकलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़िए, शाम तक अपना काम करके वापस आजमगढ़ आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो बनी हैं, वो जब आपको सुविधाएं मिलती है तो आप जो उपज कर रहे हैं उसको बेचने के लिए आपको बाजार भी मिल रहा है, आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो समय की बचत भी हो रही है। तो इस तरह से ही विकास हो सकता है, लोगों के जो आय को दुगनी करने की बात है वो हो सकती है। अभी मैं आपके, चूँकि हमारे गाजीपुर में भी बहुत ऊसर ज़मीन है जहाँ कुछ उपज नहीं होता है, तो मेरा भी ऐसा बहुत ऊसर खाली पड़ा है। तो मुझे जब पता चला कि ऊसर ज़मीन में आदमी 1.5 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं, तो कैसे कमा रहे हैं मुझे भी उत्सुकता हुई। मैं उनके गांव में गया और वहाँ पे देखा कि उन्होंने 7 रंग का फूल लगाया हुआ है, और उस फूल को देखभाल करने के लिए, जी चिलबिला गाँव, और उस फूल को देखभाल करने के लिए जिन लोगों को उन्होंने रखा है उनको भी रोजगार मिल रहा है। 40 लोग जो कोरोना काल में मुंबई से आजमगढ़ आए थे उस गांव के, उनको वापस मुंबई नहीं जाना पड़ा क्योंकि उनके गांव में ही उनको रोजगार मिल गया। और वो जो उन्होंने खेती लगाई है उस खेती के लिए 50% जो पैसा है वो सरकार ने दे दिया सब्सिडी के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जानकारी भी होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उस ऊसर ज़मीन में उनसे जब मैंने पूछा कि आप महीने में इससे कितना कमाते होंगे, तो उन्होंने कहा 40 लोगों का तनख्वाह देने के बाद, उनको रोजगार देने के बाद 1.5 लाख रुपए महीने में कमा रहा हूँ। तो इतनी सी ऊसर ज़मीन में कोई आदमी 1.5 लाख महीना कमा सकता है। अगर ये हम अपने खेती करने के तौर तरीके को बदलें कि इस ज़मीन में हम व्यावसायिक खेती भी कर सकते हैं, खाली धान ही थोड़े खेती है, खाली गेहूं थोड़े खेती है, तो आपको डबल नहीं 10 गुना आपकी आमदनी हो सकती है अगर आप अपने जो कृषि कर रहे थे उसका तौर तरीका बदलें, तकनीकी बदलें। और आजमगढ़ के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए वरदान है कि आजमगढ़ में 2 कृषि अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ पे कि आप जा कर के सीख सकते हैं कि भैया हमारे पास 10 बिस्सा ज़मीन है, 10 बिस्सा ज़मीन में हम क्या बोएं, कैसे बोएं, उसमें क्या करें कि हमारी इनकम जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वो भी बताने के लिए आपके आजमगढ़ में ही अनुसंधान केंद्र भी है, कृषि विज्ञान विद्यालय भी है। तो ये तो आजमगढ़ के लिए सौभाग्य। आजमगढ़ का ही लड़का जो 10 लाख रुपया महीने का नौकरी करते थे लंदन में, उसको छोड़ के आके और ऊसर में वो फूल खिला रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कृषि के क्षेत्र में आज पूरी सरकार जिस तरह से पैसे दे रही है, आपको अनुदान दे रही है, आपको सुविधा दे रही है, आपको लोन दे रही है, तो हमारे जो युवा भाई हैं वो चाहें तो किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद ही नौकरी पैदा कर सकते हैं और अपने गांव में ही उसी ज़मीन में, जिस ज़मीन में कल तक कुछ नहीं होता था, उसी ज़मीन में आप अच्छी खासी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और अपनी भी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रावधान भी सरकार ने दिया है। महंगाई 2014 में गैस सिलेंडर 450 का था, 1150 रुपये हो गया। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है, अनाज का दाम देख लीजिए, आटे का दाम देख लीजिए, 40 रुपये किलो बिक रहा है। जी, आपको, मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। नहीं, हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियाँ सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, 2 आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहाँ कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहाँ तो डबल भी नहीं हुई है। क्या बात करेंगे आप? आइए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे सस्ता तेल है कहाँ पे?
जो मिल रहा है कच्चा तेल, लेकिन उसके बाद हम 100 रुपए मैं वही कह रहा हूँ, तो एक बार आइए ना आप, एक बार चलिए जी। प्रतिनिधि आपको हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है। जी सर, आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ के जो मझोले और छोटे किसान हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड आती है वो आती है आवास के लिए। गरीब लोगों को आवास चाहिए। इस बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण जो निवास के लिए 60% जो है, पिछले साल से 60% ज़्यादा बजट में रखा गया है। तो ये एक तरह का ये भी प्रयास है कि 2024 के पहले कोई एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो ये कहे कि हमारे पास आवास नहीं है। और अगर 2024 के बाद कोई भी एक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास आवास नहीं है, तो आसानी से, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो वीडियो हो, उसकी जिम्मेदारी है, वो फिर बताएगा कि आपने ऐसे कैसे किसी को छोड़ दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो जिस तरह की वो योजना लेके आए हैं कि कोई 2024 तक बचना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिसके पास कि ऐसा कह सके कि हमारे पास आवास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि ये जो अंतिम व्यक्ति तक, जो हम लोगों का ये नारा भी होता है, हमारी सोच भी होती है और हम यही सोच के राजनीति हम लोग करते भी हैं कि आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए और उसकी व्यवस्था भी इसमें किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि जिस तरह पूरा देश खुश हुआ है, आप जैसे मध्यम वर्ग परिवार को भी देख लीजिए। टैक्स में पहले जिस तरह से उनको एक मानक था कि आपको इतने पैसे तक देना पड़ेगा टैक्स, वो भी 7 लाख कर दिया गया है। मतलब हमारे मध्यम वर्ग को भी एक राहत मिली है कि वो ज़्यादा पैसे बचत करके और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकता है, उसको सरकार को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ऐसा प्रावधान आया है कि वो और ज़्यादा पैसे अपने जमा पूंजी में रख सकते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि चाहे बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो नौकरी पेशा हों, हर किसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। और मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट बजट है और ये हमारे आने वाले भारत के जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष कल्पना कर रहा है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत होगा। तो इसकी नींव जो है ये बजट ने रख दिया है। छूट है क्या उसमें? किसी को कोई छूट नहीं है और मुझे लगता है कि ये विषय जो होता है वो कोर्ट का विषय होता है और इसके लिए ही तो कानून बनाया गया है। कानून उस पर अपना नज़र रखता है और अगर ऐसा कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार, योगी जी की ही नहीं, किसी भी प्रदेश सरकार में अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर भी कानून बैठा हुआ है और उस सरकार को भी दंडित कर सकती है। अगर कोई सरकार इस तरह का काम करेगी कि किसी जाति विशेष, किसी धर्म संप्रदाय के विशेष या किसी को भी इस तरह का अगर कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कानून है। अच्छा, देखिए अभी क्या है, रामराज में सब संभव है। सब सही बात। चलिए आप सबको ये पता होगा, जैसे भैया ने कहा कि रामराज में सब संभव है, तो ये तो दुनिया जानती है कि रामराज में रावण पैदा होता है। तो कोई रावण होगा तो उसका इलाज हो जाएगा, जैसे रावण का इलाज हुआ था इसका भी हो जाएगा। उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी योगी सरकार, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये रावण जब आपके सरकार में थी तो आप गोद में बैठाते थे और आप उनको संरक्षण देते थे और आप ही के पैदा किए हुए ये रावण है। आप लोगों की देन है कि जब आपको जनता ने सरकार में बैठाया था तो आप करते क्या थे? गुंडे माफियाओं को संरक्षण देते थे, गुंडे माफियाओं का मन बढ़ाते थे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आज ऐसी कोई घटना किया है तो सीधे सदन में खड़े होकर योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, मतलब मिला देंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है।